प्रिय विद्यार्थियों, आज विश्व इतिहास के एक और मुख्य विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, जो है औद्योगिक क्रांति। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का अर्थ हम समझ लें। जैसा कि शब्दों से ही प्रतीत हो रहा है, उद्योगों में हो रही क्रांति, उद्योग के क्षेत्र में क्रांतिकारी स्तर का परिवर्तन। इसका क्या तात्पर्य है? 1750 ईस्वी के बाद यूरोप में निर्माण, उत्पादन और वितरण प्रणालियों में व्यापक परिवर्तन हुए। निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में, फिर प्रोडक्शन, कितना बनना चाहिए सामान, और वितरण यानी कहाँ कहाँ उसको देना है, बेचना है। इन तीनों ही प्रणालियों में व्यापक परिवर्तन हुए और इसके परिणाम स्वरूप कृषि प्रधान समाज में परिवर्तन हो गया। पहले जितने भी लोग थे सभी देशों में, वो सब कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में रह रहे थे। लेकिन अब जब निर्माण में, उत्पादन में और वितरण की प्रणालियों में जब अंतर आया, तो जो कृषि प्रधान समाज था, उस समाज में भी परिवर्तन हो गया। उत्पाद एवं वितरण प्रणाली के साथ ही सामाजिक जीवन में भी परिलक्षित इन तीव्र व नवीन प्रभावों को ही औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई है। यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो हम G.W. साउथगेट की परिभाषा ले सकते हैं, जो ये कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन थी, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम किया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। इस परिभाषा से ये बात समझ में आती है कि औद्योगिक क्रांति क्या थी। दरअसल पहले जो लोग थे, जो जनता थी, यूरोप के देशों की जनता भी, वो घरों के अंदर ही हस्तशिल्प से, हस्त द्वारा ही कार्य करती थी। लकड़ी का कार्य कर लिया, कपड़ा बना लिया, वूल बना लिया। इस तरीके से घरेलू उद्योगों के माध्यम से ही प्रोडक्शन हुआ जाता था। लेकिन इस औद्योगिक क्रांति के चलते जो शक्ति से संचालित यंत्र हैं, चाहे वो बिजली से चल रहे हों, चाहे पानी की शक्ति से चल रहे हों, चाहे भाप की शक्ति से चल रहे हों, चाहे कोयले की शक्ति से चल रहे हों, यानी अन्य किसी शक्ति से संचालित जो यंत्र हैं, जो मशीनें हैं, अब वो काम करने लगी। पहले जो हाथ से हो रहा था काम, वो शक्ति संचालित यंत्रों से होने लगा और इसी तरह से उद्योगों के संगठन में परिवर्तन हो गया। पहले जहां केवल घरेलू संगठन नहीं होते थे, एक घर के सारे सदस्य मिलकर ही अपने उद्योग को चला लिया करते थे, अब कारखाना व्यवस्था जो है वो आ गई। तो G.W. साउथगेट यही बात हमें समझा रहे हैं। अब इसकी विशेषताएं देखें जो परिभाषा से हमें लक्षित होती हैं। पहली विशेषता है औद्योगिक क्रांति की कि इस क्रांति में जो उत्पादन है वो मशीनों से होने लगा। इसके अतिरिक्त जो नवीन धातुएं काम में आईं, जिनसे मशीनें बनी, वो थी लोहा और इस्पात। इसका प्रयोग होने लगा। इससे पहले लोहे द्वारा मशीनें नहीं बनती थी, क्योंकि जो लोहे को गलाने की विधि है, किस तरीके से, किस टेम्परेचर पे उसको गलाया जाए और मन मुताबिक मशीन बना ली जाए, इसका पहले नहीं पता था। लेकिन इस काल में पता चला कि किस तरीके से लोहे को कार्य में लिया जा सकता है। तो लोहा और इस्पात यानी स्टील, वो भी काम में लिया जाने लगा। और जो ऊर्जा स्रोत हैं, जो शक्ति के माध्यम हैं, वो भी काम में लिए जाने लगे। जैसे कोयला, इससे पहले लकड़ी का ही इस्तेमाल होता था, ईंधन के रूप में लकड़ी को ही काम में लिया जाता था। और आप सब जानते हैं कि लकड़ी कितनी जल्दी जल जाती है। तो जैसे मान लीजिए लोहा ही गलाना है, लेकिन यदि लकड़ी से ही लोहे को गलाने का प्रयास किया जाएगा तो बहुत सारी लकड़ी चाहिएगी और बहुत देर लगेगी लोहे को गलने में। लेकिन उसकी जगह अब नवीन जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग होता है, और वो है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत
वाष्प आदि का उपयोग आरंभ हुआ। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता है इस क्रांति की कि इसमें जो उत्पादन था वो अब कारखानों में आरंभ हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रमिक काम कर रहे हैं। हर श्रमिक किसी एक विशेष कार्य को कर रहा है और आगे का कार्य कोई दूसरा श्रमिक कर रहा है। इस तरीके से कारखाना जो पद्धति है उसके अंदर उत्पादन का कार्य आरंभ हो जाता है। इस कारखाना प्रणाली से पूंजीवाद का उदय होता है और पूंजी संचय पर बल दिया जाता है। कारखाना प्रणाली में आप जानते हैं कि कारखाना हर व्यक्ति तो नहीं लगा सकता, केवल वही व्यक्ति लगा सकता है जिसके पास थोड़ी पूंजी हो, थोड़ा पैसा हो। जो पैसे वाला व्यक्ति है, जब उसने कारखाना लगाया है तो वो ये चाहेगा कि इस कारखाने में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी लाभ है, वो उसे मिले, क्योंकि उसने पूंजी लगाई है। तो इस कारखाना प्रणाली से हम एक नवीन व्यवस्था का उदय देखते हैं, जो है पूंजीवाद की व्यवस्था। और यही कारण है कि विभिन्न व्यापारियों द्वारा या विभिन्न जो कारखाना मालिक हैं वो धीरे धीरे पूंजी संचय पर बल देने लगे। इसके साथ ही औद्योगिक क्रांति में यातायात साधनों में परिवर्तन भी दिखाई देता है। जैसा हमने बात की वितरण प्रणाली की, तो क्योंकि उत्पादन ज्यादा हो रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही हैं, तो अब उन्हें बाजारों तक भी तो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा पहुंचाना होगा। इससे हम देखते हैं कि यातायात के जो पुराने साधन थे, जो कि जानवरों के माध्यम से माल ढोने के लिए गाड़ियां बन रही हैं, उसकी बजाय अब सड़कें बनाई गई ताकि स्मूथली उसके ऊपर चल सकें जो भी गाड़ियां हैं। इसके अतिरिक्त स्टीम इंजन, रेल, इन सब के आविष्कार जो हैं, इन सब नए नए यातायात साधनों के आविष्कार होते हैं, यानी उनमें परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है और सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि इस प्रकार से होती है क्योंकि एक देश को कच्चे माल के लिए किसी दूसरे देश पर आश्रित होना होगा, और जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को बेचने के लिए भी किसी दूसरे देश की, दूसरी जगह के बाजार की आवश्यकता होगी। तो इस काल के अंदर हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि देखते हैं। और साथ ही साथ जब आर्थिक प्रणालियों में परिवर्तन होता है तो समाज की संरचना में भी परिवर्तन होता है। पहले जहां उद्योग को चलाने के लिए एक परिवार का साथ में रहना आवश्यक था, क्योंकि वो पूरा परिवार अपने घरेलू उद्योग को, अपने हस्तशिल्प उद्योग को चलाता था, लेकिन अब कारखाना प्रणाली में काम कर रहा है तो उसे जरूरत नहीं है कि वो साथ रहे, उसे जरूरत नहीं है कि अपने परिवार के ही बिजनेस से जुड़ा रहे, वो दूसरी जगह भी जा सकता है। और धीरे धीरे इस तरीके से सामाजिक संरचना में परिवर्तन हमें दिखाई देने लगता है। इसके साथ एक नए वर्ग का उदय होता है, जो है उद्योगपति वर्ग और बुर्जुआ वर्ग। औद्योगिक क्रांति शब्द का इस औद्योगिक विकास के रेफरेंस में जो उपयोग किया गया है, सबसे पहले अर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड में किया, सन 1844 में। इस औद्योगिक क्रांति का आरंभ सबसे पहले इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग के क्षेत्र से हुआ, क्योंकि वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में नई नई मशीनें बनाई गई और सूती कपड़ा बहुत मात्रा में प्रोडक्शन यानी उत्पादन किया जाने लगा उसका। इस क्रांति को हम दो स्वरूपों में देख सकते हैं, दो स्वरूपों में समझ सकते हैं। एक तो इस क्रांति का प्रक्रियात्मक रूप। प्रक्रियात्मक रूप क्या है कि जो वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण हो रहा है उसमें मानवीय श्रम की प्रधानता के स्थान पर नवीन आविष्कृत मशीनों का उपयोग होने लगता है। और ये प्रक्रियात्मक रूप हम पढ़ेंगे जब हम देखेंगे किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति होती है, कैसे कृषि क्षेत्र में होती है, कैसे यातायात के क्षेत्र में होती है, कैसे वस्त्र उद्योग में होती है, इत्यादि। और दूसरा है प्रभावात्मक रूप। औद्योगिक क्रांति का किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। जब अर्थव्यवस्था में कोई भी परिवर्तन होता है तो मनुष्य के जो अन्य पक्ष हैं,
चाहे राजनीतिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, उन सभी पक्षों पर इसका प्रभाव पड़ता है। जो हम जब औद्योगिक क्रांति के परिणाम पढ़ेंगे तो उस समय हम इसको विस्तृत रूप से विवेचन करेंगे इसका। अब बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो हुई उसके क्या कारण थे, किन कारणों से औद्योगिक क्रांति हुई। सबसे पहला कारण रहा जनसंख्या में अपूर्व वृद्धि होना। यहाँ हम बात करते हैं इंग्लैंड की, क्योंकि सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही हुई थी ये। इंग्लैंड में 1750 में जहां जनसंख्या केवल 70 लाख थी, वहीं 1800 ईस्वी में हम देखते हैं कि ये जनसंख्या बढ़कर 90 लाख हो जाती है। जनसंख्या बढ़ने से क्या प्रभाव हुआ? वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई, क्योंकि जब जनता ज्यादा हो रही है, कंज्यूमर्स ज्यादा हो रहे हैं, तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी। वस्तुओं की जब मांग बढ़ी तो प्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ी कि भाई ज्यादा चीजों का उत्पादन होना चाहिए। अब ज्यादा चीजों का उत्पादन करने के लिए हमें श्रमिक चाहिए, लोग चाहिए। वो लोग कहाँ से आए कि जब जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, उसी समय कृषि के क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन हो रहे थे इंग्लैंड में, और कृषि के अंदर विकास हो रहा था। जब कृषि में विकास हो रहा था तो जो लोग थे उनकी कृषि पर निर्भरता कम हुई। यानी सारे लोगों को अब अपने खेत पर काम करना जरूरी नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आ गई थी जिससे यदि कम लोग होते हैं खेत पर तो भी काम चल सकता है। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग कृषि पर ही काम कर रहे थे, अपना रोजगार कृषि ही बना रखा था, अब उनकी निर्भरता वहां पे कम हो गई और उन्होंने शहरों की ओर आना शुरू कर दिया। जब शहरों की ओर वो आए तो यहाँ पे जो उद्योग थे, जो कारखाने थे, जो प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते थे, उन्हें सहज ही श्रम शक्ति उपलब्ध हो गई। तो इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि के कारण औद्योगिक क्रांति को बल मिला। दूसरा कारण हम देखते हैं कि पुनर्जागरण युग की कुछ प्रवृत्तियां ऐसी थीं जिनके प्रभाव के परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति हुई। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि पुनर्जागरण ने मानववाद पर बल दिया था। मानववाद से पहले जो मनुष्य का जीवन था वो केवल धर्म पर केंद्रित था। केवल मात्र मनुष्य को जो भी कार्य करना है वो धर्म को ध्यान में रखकर करना है। लेकिन मानववाद ने मनुष्य को भौतिक और लौकिक सुख की ओर प्रवृत्त किया। इससे क्या हुआ, वो धीरे धीरे चीजों को जो कंज्यूम करना है, उनका भौतिक, उन्हें सुख प्राप्त करना है, भौतिक उत्कर्ष करना है, इसकी जो आकांक्षा थी वो मनुष्य में पैदा हो गई। इसके अतिरिक्त पुनर्जागरण ने जो स्वतंत्र चिंतन का भाव, पहले क्या था, धर्म के अधीन था, मनुष्य अपने आप स्वयं कुछ नहीं सोच सकता था, जो कुछ उसे करना है वो चर्च के अधीन रहकर करना है, या दूसरे शब्दों में कहे जो चर्च की आज्ञा है वही करना है। लेकिन अब स्वतंत्र चिंतन ने उसे नए नए प्रयोगों हेतु प्रेरणा दी। अब यदि उसकी बुद्धि कुछ सोच रही है, वो व्यक्तिगत रूप से भी कुछ सोच रहा है, तो उसका भी प्रयोग वो कर सकता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की जो नींव थी वो भी हम देखते हैं पुनर्जागरण पीरियड में रख दी गई थी, जिसका परिणाम हमें औद्योगिक क्रांति के समय विस्तृत रूप में दिखाई देता है। इसके बाद अगला कारण है भौगोलिक खोजों का लाभ। भौगोलिक खोजें भी पुनर्जागरण युग में आरंभ हो चुकी थी और बहुत सारे ऐसे देश जो पूर्व में अज्ञात थे उनके बारे में पता चला। इन नए देशों में बहुत से प्राकृतिक संसाधन थे जो यूरोपीय देशों के हाथ लग गए, यानी कच्चा माल जो है वो उपलब्ध हो गया। साथ ही साथ न केवल कच्चा माल उपलब्ध हुआ बल्कि नए बाजार भी उपलब्ध हो गए। और तीसरी चीज जो हुई भौगोलिक खोजों से, विपुल और सस्ती श्रम शक्ति का उपलब्ध होना।
हम देखते हैं कि अफ्रीका से भी बहुत सारे जो दास हैं, बहुत सारे जो गुलाम थे, उन्हें जहाजों में भरकर ले जाया जाता था कारखानों में काम कराने के लिए। तो इस तरीके से बहुत ही सस्ती श्रम शक्ति जो है वो भी इन भौगोलिक खोजों से उपलब्ध हो गई। इसके बाद जो चौथा कारण था औद्योगिक क्रांति का, वो था कृषि के क्षेत्र में हुए विकास। इंग्लैंड में ये कृषि संबंधी विकास सबसे पहले हुए। 18वीं सदी के आरंभ में ही जेथरो टुल हैं जिन्होंने एक सीड ड्रिल नामक मशीन का आविष्कार किया। ये सीड ड्रिल, सीड यानी बीज और ड्रिल मतलब उसको छेद करके उसको डालना, यानी एक ऐसी मशीन थी जो निश्चित दूरी पर एक निश्चित गहराई पर जाकर बीज को उसमें डाल दिया करती थी। इससे पहले बीजों को फेंका जाता था कि भाई सही जगह जहां भी उग जाएंगे, जो भी बीज पनप जाए। लेकिन इससे क्या दिक्कत थी कि न तो वो निश्चित दूरी पे होते थे और बहुत सारा बीज भी बेकार हो जाता था। लेकिन ये जो सीड ड्रिल मशीन थी, इससे निश्चित गहराई पर जो बीज है उसको लगाने में सफलता प्राप्त हुई। तो ये विकास हुआ। दूसरा, लॉर्ड टाउनशेंड जो वित्त मंत्री थे वहां के, उन्होंने भी कुछ नवीन प्रयोग किए, जिनमें से दो बहुत मुख्य हैं। एक तो उन्होंने रोटेशन ऑफ क्रॉप यानी क्रमावर्तन, ये उन्होंने फसलों का किया और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया। इससे पूर्व क्या होता था? इससे पूर्व जो किसान है वो बरसात के ऊपर निर्भर रहता था अपनी फसल के लिए, और अपने खेत में एक वर्ष में एक ही फसल उगाता था जब बरसात आती थी। फिर अगली बार अगले साल क्या करता था, उस जहां पे फसल उगाई है उस जमीन को खाली छोड़ दिया और फिर दूसरी जमीन पे उगा दिया, ताकि जो पहले वाली जमीन है वो उपजाऊ बन जाए। लेकिन लॉर्ड टाउनशेंड ने एक नवीन प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि एक ही साल में हम एक जमीन से 3-4 फसलें उगा सकते हैं और हर पहली फसल आने वाली फसल के खाद का काम करेगी, यानी ना तो बंजर होगी और इस रोटेशन ऑफ क्रॉप से जो जमीन है उससे हमें फसलें भी ज्यादा मिलेंगी। इसके अतिरिक्त एक और इंग्लैंड में कार्य किया गया और वो था कृषि फार्मों का वृहदीकरण करना। छोटे छोटे खेत थे, छोटे छोटे खेत उन किसानों से ले लिए गए सरकार के द्वारा ही और एक चकबंदी कर दी गई। एक बहुत बड़ा सारा जो फार्म है वो बना दिया गया। अब जो अगर फार्म बड़ा होगा तो उसके अंदर बहुत सारी जमीन, जो बाउंड्रीज, खेतों की बाउंड्रीज बनाने के अंदर दब जाया करती थी, वो सारी बाउंड्रीज हट गई और एक बड़ा फार्म जो है उसके अंदर खेती भी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से वृहदीकरण किया गया, जिससे कृषि की जो फसल थी, जो फसल हो रही थी, उसके अंदर बढ़ोतरी हुई। जितनी जो जनसंख्या बढ़ रही थी, उस जनसंख्या की बढ़ती हुई मांग को इस बढ़ती हुई कृषि ने पूरा किया और जो भूस्वामी थे, यानी अब जो बड़े बड़े खेतों के स्वामी बन गए थे, उनके पास पूंजी आने लगी, क्योंकि फसल उनकी बिक रही है, कृषि ज्यादा हो रही है, खेत से ज्यादा फसलें हो रही हैं, तो उनके पास पूंजी आने लगी और इस पूंजी का उपयोग उन्होंने उद्योगों को स्थापित करने में किया, जिससे औद्योगिक क्रांति को बल मिला। इसके बाद आते हैं हम एक अगले कारण पर, व्यापारिक क्रांति का प्रभाव। जो भौगोलिक खोजें हुई थी उनके कारण यूरोप की जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनमें न केवल मात्रात्मक बल्कि गुणात्मक विस्तार भी हुआ था। और इसका फायदा क्या हुआ, इसका क्या लाभ हुआ कि जो व्यापारी व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त थे उनके पास बहुत सारी पूंजी आ गई। अब यदि बहुत सारी पूंजी आ रही है तो उस पूंजी को वो और ज्यादा डबल करने के चक्कर में उन्होंने उद्योगों में अपना पैसा लगाना शुरू किया। दूसरा इससे परिवर्तन ये हुआ कि जो मध्यम वर्ग था उसकी भी भौतिक उन्नति होने लगी, वो भी थोड़ा पैसे वाला वर्ग होने लगा और इस कारण वो भी वस्तुओं की डिमांड करने लगा, क्योंकि फिर क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, उनका जो रहने का स्तर है, जीवन स्तर है, वो बढ़ने लगा और जीवन स्तर जब बढ़ता है तो वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती है। इसी के अतिरिक्त व्यापारिक क्रांति के कारण एक नई अवधारणा का जन्म हुआ, वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद का अर्थ होता है कि उपनिवेश जो हैं उनसे व्यापारिक संबंध बनाए जाएं ताकि
जो उनके मातृ देश हैं, यानी जिसने वो उपनिवेश बनाया है, उसकी आर्थिक समृद्धि हो सके। ये उपनिवेशों का दायित्व है कि अपने मातृ देशों की व्यापारिक समृद्धि यानी आर्थिक समृद्धि जो है वो करें। इससे क्या परिणाम निकला कि यूरोप के जो देश थे वो पूंजीगत रूप से बहुत ही ज्यादा समृद्ध हो गए, बहुत पूंजी आ गई उनके पास, और उपनिवेशों में भेजने के लिए जो वस्तुएं उत्पादित कर रहे थे उनकी मांग भी बढ़ गई। इसके बाद अंतिम कारण देखते हैं औद्योगिक क्रांति का, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। पुनर्जागरण युग से ही हमने पढ़ा किस प्रकार आविष्कार होने लगे थे, आविष्कारों का विकास होने लगा था, और मनुष्य के अंदर जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति थी, तर्क करने की दृष्टि थी, जो उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था नए नए प्रयोग करने का, ये विकसित हुआ। और उस कारण 1750 के बाद बहुत सारे आविष्कार हमें देखने को मिलते हैं, विशेषतः वस्त्र उद्योग में, जिसके बारे में हम अपनी अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे।